जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है हम लोग 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 के चैप्टर नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, एक अपने स्टूडेंट, एक अपने सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है नेक्स्ट मंथ ये सब। तो ऑब्वियसली ये चैप्टर आना ही था और एक्सप्लेनेशन इसका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। चैप्टर काइंड ऑफ इसमें 2 एक्सरसाइज है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक इसलिए पड़ता है बच्चों को कि ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप हो जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है, और सेकेंडली ऑब्वियसली इक्वेशंस आ जाते हैं इसमें। इसलिए तो हम लोग बहुत सिंपल से फटाफट ये लेक्चर भी खत्म करेंगे और ये चैप्टर भी खत्म करेंगे। हलवा है, ध्यान दो थोड़ा लेक्चर में बस, और थोड़ा ट्राई करो ना कि वीडियो के टाइम ना कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को देखो, तब आपको ना उस दुनिया में, उस पर्टिकुलर मैथ्स में आपको सारा चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो वर्ड्स पे ध्यान देना, क्योंकि ये जो चैप्टर है मोर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स का है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बाय द वे इधर मैं क्वेश्चंस जब भी दूंगा तो इधर साइड में आ जाएंगे, ओके, मेरे ऊपर आ जाएंगे या कहीं भी आ जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि भाई इसमें बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। पहले हम लोग समझते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर क्यों है। देखो, बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं ना, तो लोग को ना क्या करना रहता है जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने, समझ लो मेरे को बनाना था, फॉर एग्जांपल ये पेन बनाना था। पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स समझ लो लगता है, इसमें प्लास्टिक लगेगा, इंक लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रॉ मटेरियल्स मैंने वहां से लिया, वो रॉ मटेरियल्स मैंने यहाँ से लिया, लेकिन मेरा पैसे का बजट तो इतना ही है। तो मैं इसमें कितनी प्रोबेबिलिटीज ऐसी होगी जो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दिलाए। तो वो कैलकुलेट करते करते अगर हम लोग मैनुअली बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा कि नहीं ये रॉ मटेरियल ए से लिया, नहीं बी से लेता हूँ वो सस्ता देगा, नहीं सी से लेता हूँ, चल छोड़ो ए वाला रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है ले देता हूँ, दूसरा वाला रॉ मटेरियल सस्ता करूंगा मैं, या इंक सस्ता कर दूंगा। तो इतनी सारी पर्टिकुलर वेरिएशन में अलग अलग पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करता है, अपने को एक इक्वेशन देता है जिसमें हम लोग थोड़े बहुत वैल्यूज चेंज करके पूरा हम लोग क्या कर सकते हो, जो इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस है उसे शॉर्ट एंड बोला गया है एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में पहले तो अपने को वो बताना है कि जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि एक इक्वेशन बनाते हैं कि अच्छा ए सेलर से इतना लेना था, बी से इतना लेना था, लेकिन बजट इतना था। तो हम लोग पहले ये सब कुछ पढ़ेंगे और इसे एक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज मेजरली जो ये तुम्हारे जो शुरुआत के क्वेश्चन है वो यही है कि तुमको इक्वेशन बनाना। फिर जब आगे बढ़ जाओगे थोड़ा और 6.2 या 6.1 के लास्ट में थोड़ा होगे तो वो इक्वेशन तुमको दिया रहेगा, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझा? अभी मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में कनेक्ट हो रहा होगा, असलियत में क्या ऑब्वियसली हो तो कूद के पता चलेगा। तो देखते हैं। मैं आपको बाय द वे बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या होता है। एक पहला तो अपना हो जाता है ना डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैं क्या लू, येलो लेता हूँ। ओके, तो मैं इधर आपको बता देता हूँ। पहला क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिंपल टर्म्स में जो भी आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है ना आपके, उसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट कंसिडर दिस एक्स और या तो वाई। ठीक है, ये समझ लो, उसको ये बोलेंगे हम लोग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग z से भी डिनोट करते हैं। अब देखो z ना दो चीज होता है, z को ना हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या तो टोटल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने बोला ना लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा कंसेप्ट है ना जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा हो उसके लिए भी इक्वेशंस बना के देता है, और कोई चीज प्रोड्यूस करनी हो, आपको बनाना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे घट जाए वो मिनिमाइज भी करके देता है। ठीक है, मतलब चीज सस्ते में बनेगी तब ना आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल है, आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना की प्रॉफिट कैसे बढ़े, तो ये बताता है। तो जब भी यहाँ कॉस्ट की बात आए ना तो आपको क्या याद रखना है कि मिनिमाइज वाला है। ठीक है, मिनिमाइज वाला, और जो अगर प्रॉफिट की बात आई तो मैक्सिमाइज वाला है। ठीक है, ये आगे आपको समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी फिलहाल खाली आप लोग इतना समझो कि ये चीज क्या है। ये जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली आंसर का फॉर्मेट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब आता है कंस्ट्रेंट्स। क्या आता है, कंस्ट्रेंट्स। ओके, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है कंडीशंस। कंडीशन, अभी देखो मैंने जब आपको पहला एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बोला कि ये रॉ मटेरियल वहां से ले लेंगे, वहां से ले लेंगे, लेकिन साला बजट इतना ही है। तो अपना कंडीशन क्या है, इतने बजट में वो करना है। तो इक्वेशन को उस बजट के हिसाब से एलोकेट करना, उस इक्वेशन को बजट के हिसाब से बनाना, या अपने कंडीशंस के हिसाब से बनाना। ठीक है, समझेंगे आगे क्या है। और एक आ जाता है, क्या है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स क्या होता है कि भाई वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
एक सेकेंड, वो इसको मैं लिख के बता देता हूँ। नॉन नेगेटिविटी, ये कंडीशन में जैसा ये आपने कंडीशंस लिखा ना, बस लास्ट में ये ऐड ऑन करना रहता है, ठीक है, इसी में क्या करना रहता है, ऐड ऑन करना रहता है। और इसको कैसे लिखते हैं मालूम है, कि भाई एक्स जो भी हो, एक्स क्या हो, जो भी हो, लेकिन जो जीरो है ना, जीरो से बड़ा हो या तो इक्वल हो, जीरो से छोटा ना हो। वाई जो भी हो, जीरो से बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो, लेकिन उससे छोटा ना हो। उससे छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब ऑब्वियसली प्रॉफिट में -1 मतलब लॉस, मतलब इधर तो ये दिमाग लगा नहीं सकते। कॉस्ट में -1 मतलब लॉस, तो मतलब ये हो नहीं सकता। तो ये लगाना इसलिए जरूरी है ताकि अपने जो आंसर्स है वो माइनस में ना आए, ठीक है। माइनस में आएंगे तो लॉस हो जाएगा ना कंपनी को, और अगर लॉस कंपनी को हो रहा है तो हम लोग लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, इसमें नहीं, अपने को प्रॉफिट और कॉस्ट कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तक लेके जाना है। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें नेगेटिव टर्म्स का ज्यादा क्या, काफी हद तक काम ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला खाली एक लल्लू पंजू कंडीशन है जो इसके बाद ऐड कर दिया जाता है, जिसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दिया कि क्या और कैसे करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन नंबर उठाते हैं एक्सरसाइज 6.1 का, फिर अपने को पता चलेगा कि हम लोग एक्चुअली चीज क्या कर रहे हैं। सर ने ये अपने को इधर जो बताया वो एक्चुअली चीज क्या होती है। मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग, मतलब पहले क्या करना है, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ यूनिट्स को करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होता है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फॉर एग्जाम्पल क्या थे, 10 एप्पल्स थे, तो मेरे पास बोलूंगा हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट्स डस ही हैव ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल का कितना यूनिट था, 10 था। तो वही नंबर ऑफ यूनिट को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एक्स और वाई कैलकुलेट करते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, हम लोग इधर टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट को लिखते हैं, ठीक है, इससे इक्वेशन बनाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। अभी देखो मेरे सर के ऊपर आई थिंक सो तुमको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और मैं ये बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। टेक्स्ट बुक का अपना पेज नंबर आपका कौन सा होगा, 95 हो गया, 96 हो गया, 97, ओके। पेज नंबर 97 पेज नंबर निकाल लो, और एक्सरसाइज 6.1 है, उसका फर्स्ट सम हम लोग करने जा रहे हैं। तो आराम से देखना और सारी चीज समझना बहुत ज्यादा प्यार से, और अभी आजू बाजू की चीजों से थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है। मैथ्स है, मैथ्स में कंसंट्रेशन जरूरी होता है, ओके। सो अभी देखो ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इधर क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर आपको दिख रहा होगा। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैजेट, ठीक है। अपने को क्या बोला, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं इधर, ठीक है। इधर मैं खाली ऐसे एक रफ वर्क कर ले रहा हूँ, ठीक है, रफ वर्क मैं मिटा दूंगा बाद में। जैसे ये क्या बोला गया कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, एक मैंने लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, एमएफ लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसमें क्या बोला गया, 2 टाइप्स ऑफ गैजेट बनते हैं, 2 गैजेट बनते हैं। कौन कौन से गैजेट बनते हैं, एक ए गैजेट बनता है, एक बी गैजेट बनता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, विच आर फर्स्ट बोला गया प्रोसेस्ड इन फाउंड्री एंड देन सेंट टू बी द मशीन शॉप। तो अभी ये जो 2 गैजेट बनते हैं ना, ये दोनों गैजेट को ना पहले कहाँ भेजा जाता है, ये दोनों गैजेट्स को पहले भेजा जाता है फाउंड्री में, फिर मशीन शॉप में भेजा जाता है, ठीक है, फिर मशीन शॉप में भेजा जाता है। तो ये स्टेप 1 होता है अपना, और ये स्टेप 2 होता है, ठीक है। खाली मैं समझा रहा हूं आपको। द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर इन ईच शॉप for production of A and B and the number of man hours available for the firm are as follows, ठीक है। अब आपको एक टेबल बना के दिया है, ठीक है। अब आपको टेबल में इधर छोटा सा एक बना के बता देता हूं, मैं पहले ये रफ कर देता हूं, ये आपको समझ गया होगा। अब मैं वो टेबल बनाता हूं इधर एक छोटा सा, तो आपको और अच्छे से समझेगा। और क्वेश्चंस मैंने इधर ऊपर दिया है, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा टेक्स्ट बुक ओपन कर लोगे बेटर रहेगा, ठीक है। देखो मैं शॉर्ट में टेबल बना रहा हूं, तो आप लोग भी अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। इधर मैंने क्या लिख दिया, ये गैजेट्स है, ठीक है, ये गैजेट्स है। गैजेट्स में क्या पहला फंक्शन है, फाउंड्री का आता है, ठीक है। फाउंड्री का फंक्शन आता है कि भाई पहले फाउंड्री पे होता है, फिर आगे जाएगा मशीन शॉप पे, ओके। मशीन शॉप मैंने लिख दिया, मशीन शॉप, ठीक है। अब गैजेट में क्या है भाई, गैजेट में ये बोल रहा है कि गैजेट एक ए है और एक गैजेट बी है, 2 गैजेट है। अब फाउंड्री में भाई उसको कितना आर लगता है, 10 आर लगता है ए को, बी को लगता है 6, ठीक है। और मशीन शॉप में कितना है, 5 लगता है, और बी को लगता है 4 घंटा, ठीक है। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है अपने को, इन सिंपल टर्म्स ये अपने को ये बोल रहा है कि सर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो है ना ए को ना फाउंड्री में 10 घंटा लगता है, ठीक है। और उसको ए को ही अपना मशीन शॉप में 5 घंटा लगता है, पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। बी को 6 लगता है, इसको 4 लगता है। और नीचे भी दिया है, नीचे क्या दिया है, नीचे बोल रहा है कि टाइम अवेलेबिलिटी, ठीक है। टाइम अवेलेबल कितना है अपने पास, टाइम अवेलेबल कितना आवर्स में दिया है, ये भी बोल रहा है। टाइम अवेलेबल है अपना
फाउंड्री में 60 घंटा ही लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और 35 लगना चाहिए। इससे कम लगेगा चलेगा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सिंपल, अपने को ये समझा। तो देखो ये क्वेश्चन मेरे को इधर समझ में आया सर, कंडीशन दिया है इधर कि टाइम इतना ही लगना चाहिए, 60 या तो 35। ठीक है, तो अपना कंस्ट्रेंट जो मैं बोल रहा था ना आपको, देखो मैं पहले इधर बता रहा था कि इधर कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, देखो ये कंस्ट्रेंट्स डिसाइड करने रहते हैं। तो इधर कंस्ट्रेंट्स जो रहेंगे अपने को सर पता चला कि यही होंगे कंस्ट्रेंट्स, तो अपने इधर से ही लिख लेंगे, टाइम से ही लिख लेंगे। ठीक है, बताऊंगा कैसे निकालना है। नीचे भी कुछ उसके टेबल के इंफॉर्मेशन दिया है। प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20 पर यूनिट। कितना? पर यूनिट, मतलब मैं बता रहा हूं तुम लोग को। अब देखो जो इधर ए है ना, ए का जब ये पूरा काम हो जाता है, ये मतलब फाउंड्री का काम हो गया, मशीन शॉप का काउंट हो गया, तो उसका फिर इधर प्रॉफिट लिख लेगा, मतलब सेल्स के बाद प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, वो भी पर यूनिट, एक यूनिट का। हाँ, तो इसमें कितने यूनिट बनते होंगे वो तो अपने को पता नहीं, 10 घंटे में हो सकता है 1000 बने, 500 बने, भगवान जाने कितने बने, लेकिन एक यूनिट पे प्रॉफिट मिलता है ये पता है। तो इधर मैं लिख दे रहा हूं प्रॉफिट पीपी। पीपी मीन्स पर यूनिट प्रॉफिट जो भी है। ठीक है, पर पर्सन हम लोग बोलते थे जब हम लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना, तो पर पर्सन कितना लगेगा, तो पर यूनिट प्रॉफिट में पीपी लिख दे रहा हूं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ए को कितना लगता है भाई, ए को मिलता है 30 रुपया प्रॉफिट मिलता है पर यूनिट, और 20 रुपया मिलता है बी को। ठीक है, बी को मिलता है एक यूनिट बेच के 20 रुपया, ए को बेचता है एक यूनिट बेचकर 30 रुपया। अब लेकिन कितना बेचते हैं ये तो अपने को नहीं पता। तो देखो, अब देखो मैंने हमेशा तुम लोग को बोला, बोला कि डिसीजन मेकिंग जो पहला उम्मीद है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब इधर किसकी बात हो रही है, इधर अपने क्वेश्चन में ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने अपने को पता है, नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि एक यूनिट से 30 मिलता है, एक यूनिट से 20 मिलता है। तो इसमें हम लोग कभी क्या करेंगे, इसका प्रॉपर फंक्शनिंग क्या होगा अभी हम लोग लिखेंगे। सर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे देयरफॉर। ये अभी अपना सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ध्यान देना, इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पहले, तो डिसीजन में क्या लिखते हैं, लेट्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में क्या लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं, लेट द, एक सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स two types of manufacturing firm produces number of units of gadget A। ठीक है, let the number of units of gadget A, ठीक है, gadget मैं इधर लिख दिया A, bx, उसे हम लोग क्या मान लिए, bx, and number of units of gadget B, by। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, हमेशा याद रखना, हम लोग ने ये मान लिया। सिंपल टर्म्स में हम लोग ने ए को, ए का जितना भी नंबर होगा, इधर अपने को नंबर नहीं दिया, हाँ इसको इतना 10 घंटा लगता है, इसको 6 घंटा लगता है, इसे मशीन में 5 लगता है, 4 लगता है, और एक उसका जो प्रोडक्ट बनता है उससे 30 मिलता है, लेकिन कितना प्रोडक्ट बनाता है वो तो नहीं दिया। तो इसलिए वो नंबर ऑफ जो यूनिट्स है, हर किसी में यही करना है, हर सम में अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स को ही एक्स एंड वाई से डिनोट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो ए था हम लोग ने उसे एक्स समझा, और नंबर ऑफ बी था हम लोग ने उसे वाई समझा, इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, और इसे मैं जरा रफ कर देता हूं ताकि आपको क्लीन दिखे। ओके, ये जो है, ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ एक्स और वाई हो गया। ठीक है, अब आगे कौन सा स्टेप है सर, हम लोग ने डिसीजन मेकिंग कर लिया सर, एक्स और वाई हम लोग ने कर लिया। अब आगे क्या आता है सर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो किससे डिनोट होता है सर, जेड से, और इसमें या तो टोटल कॉस्ट होता है या तो टोटल प्रॉफिट होता है। लेकिन ये सब में सर टेबल के पीछे क्या लिखा है, टेबल जो है ना, आपको क्वेश्चन में देखोगे टेबल जस्ट उसके नीचे 3 लाइन लिखा है, उसमें से सेकंड लाइन पढ़ रहा हूं, फॉर्मुलेट द एलपीपी, एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, टू हैव मैक्सिमाइज मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इधर अपने को टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इधर अपन टोटल प्रॉफिट लिखेंगे। अगर क्वेश्चन टोटल कॉस्ट पे रहता तो टोटल कॉस्ट लिखते। ठीक है, जेड 2 चीज होता है, तो ये हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग क्या लिख देंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसका, सॉरी, हम लोग ने किसकी बात की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं भाई इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और मैं क्या लिखूंगा, टोटल प्रॉफिट। टोटल क्या लिखूंगा, प्रॉफिट,
टोटल प्रॉफिट इक्वल्स क्या करेगा उसका जेड रहता है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट को क्या हम लोग डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, जेड से। तो जेड इक्वल्स, जेड से डिनोट करेंगे टोटल प्रॉफिट को। अब जेड, अब देखो अपने को हम लोग ने क्या माना कि देखो इधर इक्वेशन बनाना, ये इक्वेशन ध्यान से सुनना कैसे बनेगा। हमेशा जब भी ना तुम लोग को एक फिगर ऐसा आएगा, ये जैसे प्रॉफिट का हम लोग ने निकाला, ठीक है, अभी इधर एक कंस्टेंट में ऐसा कुछ टोटल फिगरिंग आएगा, ठीक है। तो अभी कंडीशन इधर क्या है, जेड अपना टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अपने पास सर टोटल पर यूनिट का प्रॉफिट है, मतलब एक यूनिट का प्रॉफिट 30 रुपया मिलता है ना। तो अब टोटल प्रॉफिट के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी टोटल नंबर होगा, जो भी क्या होगा, टोटल नंबर होगा। अब इधर हम लोग ने नंबर ऑफ ए को क्या कैलकुलेट किया, एक्स कैलकुलेट किया, तो 30 इंटू एक्स करूंगा तो टोटल प्रॉफिट निकलेगा, है ना। और फिर प्लस करूंगा उसको मैं, अब मैं बी की बात करूंगा, बी में 20 रुपया निकल रहा था एक से, लेकिन कितना है, तो नंबर ऑफ बी हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया था कि उसे वाई बोलेंगे, तो उसको मैं क्या करूंगा, 20 को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तब मेरे को मिलेगा टोटल प्रॉफिट दोनों का, है ना। तो इसलिए हम लोग इधर क्या लिखेंगे, अब 30 इधर जो मैंने लिखा है 30 एक्स क्या होता है, 30 इंटू एक्स क्या होगा, 30 एक्स ही होगा, और 20 इंटू वाई क्या होगा, 20 वाई ही होगा ऑब्वियसली। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, जो z होगा वो z क्या होगा, z होगा 30x प्लस 20y, ठीक है। क्योंकि एक यूनिट का पर यूनिट से 30 रुपया निकल रहा था, जब उसको मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तब ना मुझे टोटल मिलेगा। जैसे एक केले के ऊपर 2 रुपया मिल रहा था और मैं 10 केले बेच रहा था, है ना, एक केले के ऊपर 2 रुपया मिल रहा था और मैं 10 केले बेच रहा था, तो 2 इंटू 10 करूंगा तब ना मेरे को पता चलेगा, अच्छा 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है मेरा। तो इधर अपने को नंबर ऑफ यूनिट नहीं लिख के दिया, लेकिन हम लोग ने नंबर ऑफ यूनिट कंसिडर किया था ना कि ए क्या होगा, एक्स होगा, और नंबर ऑफ यूनिट इन गैजेट बी क्या होगा, वाई होगा, और फिर हम लोगों ने ये इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग भी हो गया। अब आगे क्या है, कंस्ट्रेंट्स आएगा। देखो इधर था सर हम लोग ने जो किया था, अभी सर ये हो गया, अब तीसरा क्या है, कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या होता है, कंडीशन, ठीक है। अभी लिखते हैं इधर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। हे राम, ओके ओके, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन, इधर कंडीशन क्या है सर, इधर कंडीशन ये था सर, मैंने बोला था ना, देखो टाइम अवेलेबल, इधर एक ही टर्म अपने को लिख के दिया था कि भाई जो भी करो लेकिन टाइम अवेलेबल इतना ही है, 60 में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उससे ज्यादा लगा तो ऑब्वियसली वो उधर लॉस वॉस में हो जाएगा। इसलिए इधर कंडीशन ऑलरेडी लिख के दिया कि 60 में करो फाउंड्री में, और अपना इसमें कितना करो, मशीन शॉप में कितना करो, 35 करो, ठीक है। ये अपने को कंडीशन समथिंग कुछ लिखकर दिया था। तो भाई इधर कंडीशन कैसे बनाएंगे हम लोग, इधर कंडीशन बनाएंगे, पहले लिखेंगे, देखो इधर क्या था, 60 रुपए। अब देखो ए का जो पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट जा रहे थे फाउंड्री में 10 घंटे लग रहे थे, ए का जितना भी प्रोडक्ट जा रहा था, नंबर ऑफ यूनिट तो पता नहीं, उसको तो एक्स लिया है, तो 10 घंटे लग रहे थे। तो मैं क्या बोलूंगा कि कंस्ट्रेंट्स इधर मैं लिख रहा हूं, मैं बोलूंगा कि 10x, ठीक है ना, 10x लिखूंगा, ठीक है। 10x क्यों लिखा भाई, कितना भी जितना भी प्रोडक्ट जा रहा था वो नंबर ऑफ यूनिट तो नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने 10x लिख दिया है, ओके उधर। तो अभी और दूसरे में देखो, अब इधर क्या है, ये वर्टिकली है, फाउंड्री में बी प्रोडक्ट जा रहा था, 6 घंटा लग रहा था उसको, और बी का नंबर ऑफ यूनिट अपन ने y लिखा है तो 6y, ठीक है, 6 घंटा लग रहा था तो 6y, प्लस आएगा ऑब्वियसली प्लस ही होगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा 6y, 6y इक्वल, अभी इक्वल नहीं डालना इधर, इधर इक्वल मत डालना। अभी देखो कितना उसको होना चाहिए, 60 लिखा है इधर, 10 इधर था और 60 6 इधर है, और 10 मतलब 10 के अंडर में हो जाना चाहिए। तो इधर अपन क्या लिखेंगे, 10 के अंदर ना, तो इधर एक सेकेंड, 60 घंटा है ना नीचे, हाँ 60, अवेलेबिलिटी टाइम कितना है, 60 ही घंटा है, तो इधर क्या 60 लिखूंगा मैं। अब इधर बीच में क्या आएगा मालूम है, देखो ये जो टर्म है ये किसका था, ये फाउंड्री का था, और ये किसका था, ये अपना सॉरी फाउंड्री ए, फाउंड्री में जो ए जा रहा था, और ये जो फाउंड्री में बी के प्रोडक्ट्स थे, ठीक है ना। देखो इधर समझ रहा है, फाउंड्री ये है और ए का 10 लग रहा है, फाउंड्री में बी का 6 लग रहा है, तो इधर देखो 6 और ये भी वो लिखा मैंने, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ना वो टाइम अवेलेबिलिटी इतना ही है, मतलब इतना ही है, मतलब या तो इतना हो, ठीक है, या तो इतना हो, या तो इससे कम हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो, या तो क्या हो, इससे कम हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या है,
बिगर देन स्मॉलर वाला साइन रहता है ना, देखो ये वाला साइन कैसे हम लोग लिखते हैं, ये वाला और ऐसा, ठीक है। जहां मुंह खुला है, ठीक है, जैसे हम लोग इसको क्रोकोडाइल बोलते थे, क्रोकोडाइल का जहां मुंह खुला है वहां क्या होगा, बिगर नंबर होगा, और इधर क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। इधर मुंह खुला है तो इधर बिगर, इधर स्मॉलर। और अगर इक्वल टू भी नीचे आ जाता है, ऐसा इक्वल टू भी इधर आ जाता है, ठीक है, इधर ऐसा, मतलब कि भाई जो ये बिगर वाला टर्म है ना, ये बिगर वाले टर्म से ये टर्म जो है वो छोटा ही रहेगा, लेकिन इक्वल भी हो गया तो कोई बात भी नहीं, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे जो x+2 है, एक सेकेंड मैं इधर लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। जैसे x+2 है, ठीक है, अब वो बोला गया स्मॉलर, और बोला गया स्मॉलर देन और इक्वल टू, बोला गया किसका होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखो या तो 3 हो या तो पर्टिकुलर क्या हो, उससे छोटा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये x का वैल्यू लेट्स कंसिडर कि 1 है, तो 1+2 कितना आता है, 3, 1+2 3, तो इक्वल, ये 3 इक्वल हो जाएगा, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर x का वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो 2+2 4 हो जाएगा, तो ये तो 3 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये वाला टर्म इसलिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कि स्मॉलर, तो यही काम आएगा आपको ये पूरे अपने 6 चैप्टर में, आपको ये स्मॉलर देन और इक्वल टू का ही साइन काम आएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन के हिसाब से भाई 60 ही घंटा हो, ठीक है। अब कंडीशन के हिसाब से 60 घंटा हो, इक्वल टू हो, चलेगा, और उससे कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जितना है हम लोग उससे थोड़ा कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कंस्ट्रेंट था, एक कंस्ट्रेंट ये था। अब दूसरा भी कंस्ट्रेंट है, कैसा, ये 35 लिखा है ना, 60 तो फाउंड्री में था, मशीन का भी कंडीशन दिया है ना कि मशीनरी का ए में 5 घंटा लगता है, बी में 4 घंटा लगता है। अब जितना भी लगे, अब और भी यूनिट आएंगे, वो जितना भी यूनिट लगने दो, लेकिन 35 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर मैं लिखूंगा, इधर पहले एज इट इज प्लस रहेगा, इधर 35 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब वो भी स्मॉल हो और इक्वल हो, लेकिन इससे बड़ा ना हो। 35 ही हमेशा बड़ा रहेगा, वो हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। जहां देखो मुंह खुला है वो साइड बड़ा रहेगा, और ये छोटा, जो साइड मुंह बंद है वो छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अभी ये देखते हैं पहले, कितना 5 घंटा लगता है ए को, 4 घंटा लगता है बी को। अब ए नंबर ऑफ यूनिट तो x है, तो 5x प्लस 4y, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा, 5x प्लस 4y। बस दो कंडीशंस थे, दोनों कंडीशन हम लोगों ने फुलफिल कर लिए, ठीक है। अब एक और चीज, अब एक और चीज क्या आएगा सर, अब एक और चीज ये आएगा सर, ये देखो इधर मैंने ये कंस्ट्रेंट्स तो कर लिया। नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी थी ना, एक्स इस बोला गया कि छोटा हो और इक्वल हो, ठीक है, सॉरी, एक्स इज बिगर और बिगर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, वाई भी बिगर, नेगेटिव टर्म्स में नहीं जाना चाहिए ना, जैसा मैंने बताया था। तो इधर हम लोग को एक और बस नीचे ही इसके लिख देने का, इसके क्या लिख देने का, नीचे ही लिख देने का कि भाई जो भी हो x प्लस वाई इक्वल, बोला गया क्या हो, या तो बड़ा हो, ठीक है, बिगर और इक्वल्स टू क्या हो, 0। बस ये है, इतना ही आपको करना है, ठीक है। इतना आपने कर लिया, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन 1 था हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखो इधर टेबल बना लो, टेबल को पूरा प्रॉपरली समझोगे तब ये चीज होगा, ठीक है। टोटल हम लोगों ने लिखाना, एक बार चाहिए तो वापस रिवाइज करके देख लो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे और फिर मैं ये वीडियो स्टॉप करूंगा। एक बार वीडियो पूरा वापस से देखना। देखो मैंने बोला वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा उधर घुमाएगा, तो ध्यान से सुनना। पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना कि अरे यार ये क्या है, सर दर्द है, छोड़ो ये चैप्टर ऑप्शन में मत छोड़ो, ये चैप्टर ऑप्शन में बहुत इजी चैप्टर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोगों को और समझा दूंगा ना, तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाएगा मेरे सर के ऊपर, क्या लिख के दिया है, इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म, एक कैटल ब्रीडिंग फर्म है। कैटल ब्रीडिंग मतलब वहां पशुपालन किया जाता है, ठीक है। इट इज प्रिस्क्राइब दैट द फूड राशन फॉर वन एनिमल मस्ट बी कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक कंडीशन दिया है कि इट इज प्रिस्क्राइब, मतलब ये बोला गया है कि जो फूड राशन है ना एनिमल्स का, उसमें क्या बोला गया, फूड राशन ऑफ और द मोस्ट, अच्छा उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। बोला गया 14 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किस किस में, ए में, बी में, सी में। ए में 14 हो, बी में 22 हो, सी में 1 हो। वो मैं लिख के बताऊंगा, ठीक है। आगे क्या है, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फोडर्स आर अवेलेबल। फोडर्स क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर पूरा दे देते हैं ना खाने के लिए उनको, कि हाँ ये फोडर है, इतना राशन है, इतना खाने के लिए भूसा ये सब आया, ठीक है।
तो 2 फोल्डर्स, ईच यूनिट वेट ऑफ 2 कंटेन्स द फॉलोइंग। अब सारा वेट दिया है, उधर नीचे भी कुछ दिया है। चलो पहले मैं टेबल तुम लोगों को बना के बता देता हूँ कि क्या है एक्चुअली में, इसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखो इधर अपने को दिया है, इधर मैं F1 लिख दे रहा हूँ, फोल्डर 1। आप लोग टेक्स्ट बुक खोल लोगे तो आपको समझेगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फोल्डर 2, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स है इधर, न्यूट्रिएंट्स A, B एंड C, 3 न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब फोल्डर 1 के A में 2 और फोल्डर B के B इसमें 2 और फिर इधर 1, और फिर इधर फोल्डर 2 का जो है A न्यूट्रॉन में 1 है और इधर 3 है और इधर A है। अब एज पर रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, अभी इधर रिक्वायरमेंट है, इधर क्या क्या बोल रहा है कि मस्ट, मतलब इतना होना ही चाहिए भाई, ठीक है। अब इधर कॉस्ट ऑफ फोल्डर भी लिख के दिया है, कॉस्ट ऑफ फोल्डर बोला गया है 1। अभी मैं ये इधर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, अभी पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। जो टेबल है ना, टेबल के नीचे लिख के दिया है द कॉस्ट ऑफ फोल्डर 1। तो फोल्डर 1 का कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट। रुपीस कितना, 3 पर यूनिट। पर यूनिट मतलब पीपी मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर यूनिट है ना, ठीक है। इधर लिख दोगे आप चलेगा, पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट। तो इधर फोल्डर 1 का जो कॉस्ट होना चाहिए एक यूनिट का ₹3 है, ठीक है। और जो है फोल्डर 2, ₹2, और फोल्डर 2 का एक पर्टिकुलर यूनिट का 2 है, ठीक है। अब देखो एक फोल्डर है, मतलब एक पर्टिकुलर समझ लो भूसा है पूरा, उसमें A न्यूट्रिएंट भी है, B न्यूट्रिएंट भी है, C भी है, ये मिला के एक F1 बनता है। और F1 में कितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ यूनिट हो सकते हैं वो बतानी है, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर ₹3 मिलता है अगर एक बेचेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अभी हम लोग। B2 का भी सेम, F2 का भी सेम है। और क्या बोला गया इधर कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कितना होना चाहिए। इधर देखो ये क्या न्यूट्रिएंट्स बोला गया है, एक में पहला बोला गया 14 होना चाहिए। ये अपने को ना थर्ड लाइन में मिलेगा क्वेश्चन के, लिख के दिया है एनिमल मस्ट कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन ए, बी एंड सी। तो ए में कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, बी में कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए, और सी में 1 होना चाहिए। देखो इधर ये हो गया ना, टेबल अपना पूरा बन के रेडी हो गया। देखो ये ए का न्यूट्रिएंट्स जो अब बोला गया है कि इतना होना ही चाहिए। एक मिनट रुको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये ऐसा टेबल बना, कुछ चीजें क्वेश्चन में दी थी, कुछ चीजें हम लोग ने ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है भाई, ये जो है ये क्या होना चाहिए, 1 मस्ट, ठीक है, कंडीशन है, ये अपना कंस्ट्रेंट्स है। मैं इसे सी लिख दे रहा हूँ कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना इतना तो होना ही चाहिए। अब देखो कुछ कुछ मामले में ना अपने को थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। अब न्यूट्रिएंट्स की बात की है, अभी इसमें ये थोड़ी बोला गया है कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो चलेगा या इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला है। तो इसमें कॉमन सेंस देखो, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो चलता है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा नहीं कि फ्लेक्चुअल थोड़ा सब कुछ लिख के दिया जाएगा, ठीक है। तो इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चैप्टर में बस यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो न्यूट्रिएंट्स जो 14 दिया है, या तो 14 हो या तो उससे ज्यादा हो। एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स जितने ज्यादा मिलेंगे अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इधर बताते क्वेश्चन में, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब कॉस्ट का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं इधर इसका सोल्यूशन लिख दे रहा हूं, सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग इसे। सोल्यूशन में अभी क्या था, पहले डिसीजन मेकिंग था, ठीक है। ऊपर मैंने जैसा आपको बताया था डिसीजन मेकिंग था। अभी मैं इधर पूरा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लेट, ठीक है, लेट द, ठीक है। अभी मैंने बोल दिया लेट द नंबर ऑफ यूनिट, लेट द नंबर ऑफ यूनिट इन फोल्डर 1, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट इन फोल्डर 1 बी एक्स, बी क्या बोला, एक्स, एंड फोल्डर 2, फोल्डर 2 बी वाई। डन। एक्स का मैंने देखो फोल्डर, दो चीजों की बात की। देखो जब एक्स और वाई निकालना हो ना, थोड़ा सा सेंस यूज करने का, कि जहां दो चीज दिखे ना, मेन दो चीज क्या है, F1 और F2, इसी की बात कर रहा है। तो इसी का नंबर ऑफ यूनिट्स अपने को निकालना है। ये तो न्यूट्रिएंट्स है कि इतना न्यूट्रिएंट्स उसमें उसमें मिलता है, ठीक है। तो ये अपने को दिया है, तो ये हम लोगों ने पहला डिसीजन मेकिंग कर लिया। अब डिसीजन मेकिंग कर लिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था मैंने बताया था, वापस से मैं इधर लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इधर क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा। क्यों कॉस्ट आएगा, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, टेबल के नीचे क्या लिख के दिया है, लिख के दिया गया है मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट। तो जब कॉस्ट की बात की जाए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ओके।
मैंने आई थिंक एक स्टेप मिस किया क्या ऊपर वाले सम में? हाँ, मैंने पूरा तुम लोग को कंस्ट्रेंट्स लिखा, लेकिन वो नहीं लिख के दिया ना तुम लोगों को। ओके, इसके बाद एक स्टेप है मेन, जो उसको ना क्या करता है, पूरी तरह फॉर्मुलेट करता है। हम लोग ने ये किया सम सॉल्व ना, अभी मैं बताऊंगा तुम लोगों को, तुम लोग का होमवर्क भी हो जाएगा। ओके, सो अभी टोटल कॉस्ट अपने को, अब देखो टोटल कॉस्ट या प्रॉफिट हो जो भी हो, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जेड कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? जेड। अब जेड इज इक्वल्स टू, अब जेड क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट कितना होगा, इक्वल्स टू अपने को देखना है। ठीक है, अब इक्वल्स टू क्या होगा भाई, कि इधर टोटल कॉस्ट था, अपने को टोटल कॉस्ट निकालना है ना। देखो मैंने टोटल कॉस्ट इधर लिख के रखा है, मैंने अलग से टेबल में ऐड किया था। मैं क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन को देख के टेबल में ऐड करता हूँ, फिर उससे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जो किया है वो आप लोग देखना, स्टार्टिंग से रिवाइंड करके समझेगा। तो जो कॉस्ट था वो कितना था, 3 था पर यूनिट, एक यूनिट का 3 था। अब F1 फोल्डर में नंबर ऑफ यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, वो तो अपने को पता नहीं, लेकिन हाँ F1 को हम लोग ने क्या कंसिडर किया था, X कंसिडर किया था, और F2 को हम लोग ने Y कंसिडर किया था। किसको कंसिडर किया था, इसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको कंसिडर किया था, है ना। इधर भी नंबर ऑफ यूनिट जो इसके थे उसको कंसिडर किया था। तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस अपना फोल्डर 2 है जो, तो 2 इंटू वाई। ठीक है, इतना अपना कॉस्ट लिख लेगा। ठीक है, तो इधर करने का, इधर लिख देने का सिंपल, कि भाई जो अपना टोटल कॉस्ट दिया था सर, इधर 3 रुपीज था पर यूनिट, तो 3 इंटू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फोल्डर 1, तो फोल्डर नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फोल्डर 1 को तो हम लोग ने एक्स कंसिडर किया था, प्लस नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फोल्डर बी, तो इसका 2 रुपया था पर यूनिट का, लेकिन पूरा हम लोग ने नंबर ऑफ यूनिट उसे वाई लिखा था, तो वाई। तो जब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो फोल्डर 1 प्लस फोल्डर 2 का पूरा प्रॉफिट अपने को आएगा। ठीक है, तो ऐसा है ये पर्टिकुलर फंक्शनिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग हो गया था। ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, अब कंस्ट्रेंट्स आएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है भाई, कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन, मैंने आपको बताया था। अब कंडीशन इधर क्या है देखते हैं सर। सर कंडीशन देखो इधर दिया था, मैंने स्टार्टिंग में ही सम के बोला, मैं सी लिख दे रहा हूँ, इसको कंडीशन समझ जाओगे, कि हम लोग को दिया था कि 14 तो होना ही चाहिए, इससे बढ़ेगा, इससे प्लस होगा चलेगा, लेकिन इससे माइनस नहीं होना चाहिए। 22 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है, 3 कंडीशन दिया है, ए के लिए भी दिया है, बी के लिए भी दिया है, सी के लिए भी दिया है, और फोल्डर 1 फोल्डर 2। तो ठीक है, समझते हैं कैसे कंडीशंस लिखेंगे। पहले इक्वेशन बनाना है, ठीक है, सेम एज इट इज। ठीक है, अभी इधर क्या है, 2 है, और इधर 2 है, तो फोल्डर 1 और फोल्डर 2 ये दोनों का मिला के न्यूट्रिएंट्स 14 अपने को चाहिए। ठीक है, तो फोल्डर 1 और फोल्डर 2 का जो ए आइटम है, वो ए आइटम का जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है, वो एटलीस्ट 14 होना चाहिए, कम से कम, उससे ज्यादा हो चलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट F1 में कितना यूनिट, इधर 2 दिया है, लेकिन कितना यूनिट है वो अपने को नहीं पता, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, एफ जो पर्टिकुलर फोल्डर 1 का ऐसा लिखूंगा ना, ए आइटम का। तो ए के लिए अपने को कंडीशन इधर दिया है कि 2x प्लस, ठीक है, और दूसरी जगह क्या था, इधर दिया है 1, F2 में 1 दिया है, तो 1y, 2x प्लस 1y। अब देखो, और उधर सामने क्या दिया है कि भाई 14, कंडीशन है 14, कि भाई 14 होना चाहिए, कम से कम 14 होना चाहिए। तो 14 हो, 14 के इक्वल हो। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो इसलिए इधर क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन ग्रेटर देन स्मॉल। ठीक है, वही जो अपना साइन है। ठीक है, तो अभी इधर क्या मैंने लिखा आप लोगों को इक्वेशन बना के, एक सेकेंड। ओके ओके, थोड़ा गलत हो गया, इधर स्मॉलर लिख दिया इधर मैंने। देखो इधर क्या मैंने इक्वल, देखो इसके इक्वल होगा चलेगा, और ये वाला ना इससे बड़ा भी होगा तो भी चलेगा, तो इधर उल्टा साइन आएगा। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर, मतलब ये वाला जो टर्म है ना, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है ना, 14 से ज्यादा होगा चलेगा, और इक्वल भी होगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है भाई, दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में सर F1 और F2 के B के बारे में बात की गई है। अब B F1 का सर 2 है और इसका 3 है, तो बोला गया 22 होना चाहिए, और इससे ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 2 और 3, तो वही सेम प्रोसीजर जो हम लोग ने किया, 2 और 3 था ना, तो 2x प्लस 3y 22, 22 होगा इक्वल्स टू चलेगा। ठीक है,
इससे ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला साइड हमेशा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, बड़ा हो या तो इक्वल हो, छोटा हमेशा ये रहो, ठीक है, समझा। ये ऐसे ये पर्टिकुलर साइन का डिफरेंस जो है ना ये। और अगर अपने को चाहिए कि ये 22 क्या हो, 22 क्या हो पर्टिकुलरली बड़ा हो, ठीक है, ये छोटा हो, तो इधर उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आगे क्या है, सी F1 फोल्डर वन का जो सी है आइटम उसका 1 है, और फोल्डर 2 का भी 1 है, और इसको नीड भी 1 का है, ठीक है। तो वो तो उसका लुकआउट है, अपना लुकआउट नहीं है, तो अपन इधर 1x प्लस 1y, और इधर नीड किसका है, एक ही होना चाहिए ना, एक ही बोल रहा है ना, एक ही होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 से क्या बोला गया कि 1 से बड़ा होगा चलेगा, लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा हो या तो 1 से इक्वल हो, लेकिन छोटा ना हो। ये था कंस्ट्रेंट्स। कंडीशन अभी हम लोगों ने सारे लिख दिए, तीनों के तीनों आई थिंक कंडीशन लिख दिए। अब इसको ना थोड़ा फॉर्मुलेट करते हैं, बोलते हैं ना थोड़ा सभ्य भाषा में लिखते हैं। तो सभ्य भाषा में कैसे लिखेंगे, अच्छा इसमें नेगेटिविटी वाला टर्म नहीं डाला हम लोगों ने, वो हम लोग जब लास्ट में करेंगे तब डालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग लिखते हैं थर्स, ठीक है। अभी थर्स में लिख देता हूं, थर्स LPP लीनियर प्रोग्राम, और क्या बोला गया, प्रॉब्लम, ठीक है, कैन बी फॉर्मुलेटेड, यही तो फॉर्मुलेट करना था, कैन बी फॉर्मुलेटेड, ठीक है, एज बोला गया मिनिमाइज देखो इधर क्वेश्चन में ना लिख के दिया था आपको, LPP टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। तो क्या बोला गया, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, एक सेकेंड, टू मिनिमाइज, ठीक है, टू मिनिमाइज। अब मिनिमाइज किसको, कॉस्ट को अपने को करना है, तो z, तो इधर पूरा जो z का टर्म आपने निकाला ना इक्वेशन में वो लिखो। z का क्या था, ये था z का टर्म जो आपने निकाला ना 3x प्लस 2y, तो ये लिखो मिनिमाइज, क्योंकि इसी को करना है भाई, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो क्या था ये, z इक्वल्स टू 3 प्लस 2y है ना, ओके, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, ठीक है। और सब्जेक्ट टू ये हो गया, फिर इसके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट टू मतलब इसका आसान भाषा में कंस्ट्रेंट, वो कंडीशन लिखने का मतलब, अपना जो आंसर है ना वो आंसर अपना यहां तक खत्म हो गया है, लेकिन इसके आगे जो हम लोग कर रहे हैं उसे फॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू ये पूरा कंडीशन जो अभी हम लोग ने निकाला ना, कंस्ट्रेंट्स निकाला ना, ये तीनों वही तीनों छाप दो। तो इधर लिख दो भाई, सब्जेक्ट टू 2x प्लस 1y, और ग्रेटर बोला गया या तो इक्वल 14 से रहना चाहिए, और फिर वापस 2x प्लस 3y या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो 22 से, और फिर लास्ट वाला टर्म क्या है, एक सेकेंड, 1x प्लस 1y, ओके, 1x प्लस 1y, ये भी या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो किससे, 1 से। और एक नॉन नेगेटिविटी वाला टर्म जो हम लोग को हमेशा ऐड करना पड़ता है कि भाई जो भी है x प्लस वाई जो भी हो, ठीक है, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो 0 से, उससे कम नहीं होना चाहिए। बस आपका क्या बोला गया, सम इधर खत्म होता है, बस इतना ही आपका सम था, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, जो आपका सम था ना वो इतना ही था, यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे आके वो खत्म हो गया। और सम एक्चुअली अपना देखा जाए तो मेन यही था, और ये तो हम लोग ने खाली उसे फॉर्मली फ्रेम किया, ठीक है। तो इसके पहले अभी वाला जो सम मैंने कराया था आपको, देखो यहाँ तक अपन ने किया ना, यहाँ से स्टार्ट किया और कंस्टेंट तक इसे एंड कर दिया, लेकिन अभी इधर इसे थर्स करके पूरा लैंग्वेज लिखना है आपको। कौन सा लैंग्वेज, पूरा जो हम लोगों ने इधर लिखा, ना, ये इतनी साफ सुथरी भाषा में, थर्स द LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड। इधर देखो मिनिमाइज है, जब ना, हाँ एक बात और देख लो कि जब प्रॉफिट की बात आती है ना तो उधर क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज लिखना पड़ता है आपको, और जब कॉस्ट की बात आती है तो मिनिमाइज लिखना पड़ता है। भाई धंधे वालों का हिसाब क्या है, बनाने में पैसा कम लगे, हाँ, और प्रॉफिट मतलब अपना जो मुनाफा है वो ज्यादा हो, तो इधर ये याद रखने का। तो बस ये जो है, ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये जो फॉर्मल साफ सुथरी भाषा में, पहले वाले क्वेश्चन को भी आप लोग ऐसे लिख दो, बस ये आपको देखो हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, बस उसे साफ सुथरी भाषा में देख देख कर लिखना है। और एक बार वीडियो में बोलूंगा वापिस से देखो, समझ में आया नहीं आया जो भी है वापिस से देखो,
देखोगे तो और समझेगा, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये बेसिक है। क्योंकि ये मुझे पता है, ये आप लोगों के क्लासेस या कॉलेज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में 100 एंड श्योर प्रॉब्लम होगा ही होगा, और बेसिक में ही प्रॉब्लम होगा। जहां एक भी परसेंट आप गड़बड़ा है, सब में गड़बड़ा जाएंगे, और ये थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। तो पहले ये देख लो टेबल कैसे बनाते हैं। देखो टेबल ऑलरेडी, देखो ये वाला टेबल देखोगे ना, ये वाला जो मैंने टेबल बताया, ये टेबल यहीं से यहाँ तक इतना ही तुम लोग के बुक में दिया है। बाकी ये वाला जो रो है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये मैंने ऐड किया है क्वेश्चन में से ऐड करके। तो ऐसा फॉर्मेट में तुम लोग भी बनाना सीखो, सीख जाओगे तो क्वेश्चन ऐसे फटाफट फ्रेम कर लोगे, समझे। तो एक बार देखो और सीखो, और वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और बाय द वे मैंने सारे इंपॉर्टेंट्स दे चुका हूं अपने HSC 2026 के एग्जाम के लिए, तो वो भी जाके देख लो। और वो मैं बोल रहा हूँ कि 80% to 70% श्योरिटी है वो आंसर्स आएंगे। नॉवल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नॉवल के भी IMPs दे चुका हूं मैं। नॉवल में ऐसे IMPs दिया हो जो हर क्वेश्चन के लिए फिट हो जाए, तो वो सब जाके देखो। और थोड़ा फटाफट, वो वीडियो भी मैंने ऐसे बनाया है कि फटाफट आपका कवर हो जाए, ज्यादा लंबा लंबा ऐसा कुछ पक्का के मतलब नहीं है मुझे भी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू शेयर, एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल जीजी सर, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो ना, कमेंट में कमेंट बोल दो, सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, उस पे टॉपिक बना दो, मैं बना के आप लोगों को कमेंट पे मैसेज कर दूंगा, जो भी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।